आज हमारे पास चर्चा का विषय है संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह। ये समूह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से संस्थापित किए जाते हैं और ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ पर दो देशों के बीच विवाद होता है। भारत में 1949 में पहला भारत पाक युद्ध हुआ था और उससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह को यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी। तब से लगातार ये नियुक्ति चली आ रही थी। समय समय पर इसकी शिकायत देशवासियों ने भी की और सरकारों को भी इनकी गलत नीतियों और गलत धारणाओं का दंश झेलना पड़ा। उसके बावजूद भी लंबे समय तक देश से इनको हटाया नहीं गया। लेकिन अभी हाल ही में मोदी सरकार ने इस संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक समूह को यहाँ से हटा दिया है, उनको देश छोड़ने के आदेश दे दिए थे। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है, इस कार्य से मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में उसके अंदर 56 इंच का सीना है। ये खाली कहने की बात नहीं है, उनने करके दिखाया है। वो तो अगर मोदी लालच के वशीभूत 400 के नारे को पूरा करने के लिए जो गलतियां कर बैठे हैं, उससे लोगों को लगता था कि शायद पुराना मोदी मर गया है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो मोदी मरा है। मोदी अभी जिंदा है और मोदी वो काम करेगा जो देश में किसी ने नहीं किए होंगे। संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह से हमारे देश को किस तरह का नुकसान हो रहा था, कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, वो जो समूह था, वो समूह वास्तव में हमें ब्लैकमेल कर रहा था। वो कैसे? वो इस तरीके से कि वो हमारी कमियों को जो है वो लोगों को दिखाता था कि जो कमियां हमें नहीं है, कि हमारा व्यवहार पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के प्रति जो है उसमें वो नफरत का रूप दे के उन्हें और ज़्यादा उकसाने का काम करता था, जो कि हम वास्तव में नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र परिषद को किसी भी तरीके से उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हम संयुक्त राष्ट्र समूह की जो है वो हर तरीके से उसे इग्नोर करते रहे। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। एक बहुत बड़ा बजट करीब करीब $10.5 मिलियन पर ईयर इन पर खर्च किया जा रहा था। वो गलत था, लेकिन उसको भी हम बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नाराज नहीं करना चाहते थे। ऐसी क्या मजबूरी रही देश के सामने कि हम अपने खुद का हित करते हुए दूसरे को नाराज नहीं कर सकते? क्योंकि हम इतने बड़े राजनीतिक फैसले लेने की मजबूत स्थिति में नहीं थे। हमारी मानसिकता ही नहीं थी कि हम उसका विरोध कर सकें। जहाँ तक मजबूती की बात रही तो मोदी तो 400 पार नहीं जा पाए, लेकिन पूर्व में कांग्रेस सरकार 400 के पार भी गई थी। यही तो फर्क है कांग्रेस और मोदी में, यही तो फर्क है। अगर यही फर्क नहीं होता तो ये कैसे आपके जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के मार करके चले आते। विपक्ष ने तो इसको कभी नहीं माना। अब वो विपक्ष तो मानेगा ही नहीं, विपक्ष है। अगर विपक्ष में ये चीज आ जाए कि जो सही काम है उसको सही भी कहे, तो फिर विपक्षी क्या है? वो तो ये तो एक विपक्ष का काम ही यही है कि उसे गलत ही कहना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो ये तो एक बीमार विपक्ष कहा जाएगा। आप उसे कुछ भी कहिए, लेकिन विपक्ष जो है उस विपक्ष का आज ये मानना है कि मैं
लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन विपक्ष है तो लड़ेगा वो, और लड़के अपनी पोजीशन खराब कराएगा। यहाँ तक कि टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस ने जो स्पीकर का आदमी निकाला है वो हमसे बगैर पूछ के निकाला है। इसका मतलब यह है कि टीएमसी भी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं देगी। लेकिन खड़ी तो उसके साथ ही है। खड़ी कहाँ है? इंडिया का गठबंधन है ना। अरे गठबंधन से क्या होता है? जब टीएमसी का आदमी क्या कैसे कह रहा है महासचिव, जब टीएमसी का महासचिव ये बात कैसे कह रहा है कि कांग्रेस ने टीएमसी से नहीं पूछा, उनको खड़ा करने से पहले उनकी कोई राय नहीं ली गई। जब राय नहीं ली गई तो आप उससे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनका साथ देंगे? एक और हास्यास्पद बात ये लगती है कि जिस पार्टी को मात्र 99 सीटें मिली हैं उसका नेता 235 सीट पाने वाले को कहता है कि हम जीत गए हैं? हम जीत गए तुमसे। कौन नहीं कह रहा है? अरे भाई किसी को आप कहने से रोक सकते हैं क्या? हम प्रधानमंत्री हैं, भले ही हम संतरी हैं। हम मानते नहीं कि हम संतरी हैं। हाँ मानते हैं, प्रधानमंत्री हैं तो हैं। आपको क्या लगता है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें भाजपा की स्थिति क्या रहने वाली है? अगर भाजपा ने जो गलतियाँ करी हैं, जैसे कि दूसरे दलों से नेता आयोजित करके उनको टिकट दिए गए हैं, इम्पोर्टेड लीडर पे हाँ ज़्यादा विश्वास किया है, न कि अपने विश्वास पात्र नेताओं पे। तो वो दिन अभी दूर नहीं है कि ये अभी बीजेपी और गलती हो जाएगी। ये अपनी पुरानी गलतियों से सुधार लेते हुए अगर अपने पार्टी और जनता को विश्वास में लिया, क्षेत्र में कार्य करते हुए, तो 2027 का विधानसभा चुनाव इनके हक में हो जाएगा। बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं कि सत्ता किस तरीके से अपना काम करती है।